आज हम पढ़ेंगे प्रवास और मानव विकास। सबसे पहले देखते हैं प्रवास। प्रवास क्या है? कोई भी मानव समुदाय या व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है तो वह प्रवासन कहलाता है, प्रवास कहलाता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उत्प्रवास। प्रवास को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उत्प्रवास और दूसरा होता है अप्रवास। प्रवास क्या होता है? किसी भी व्यक्ति समुदाय द्वारा एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना ही प्रवास कहलाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और शुरू से ही वह सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ गतिशील भी है। बहुत से आर्थिक क्रियाएं करता है और उनमें एक महत्वपूर्ण गति प्रवास भी है। वह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है, उसको प्रवास कहते हैं। प्रवास के भेद हैं दो। प्रवास के दो भेद हैं। एक है उत्प्रवास। देखो उत्प्रवास क्या होता है? हम जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर, हम जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर अगर हम दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं, रहने लग जाते हैं, तो वह इस जगह के लिए क्या है? उत्प्रवास है। जैसे यूरोप के लोग, सबसे पहले यूरोप के लोग ही विकसित हुए थे। यूरोप के लोग जब यूरोप को छोड़कर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इनमें जाकर बस गए तो वे यूरोप के उत्प्रवासी कहलाए। यूरोप को उन्होंने छोड़ दिया और कहां जाकर रहने लग गए? अमेरिका में। कहने का मतलब यह है कि जिस जगह को हम छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो हम वहां के उत्प्रवासी कहलाते हैं। जैसे यूरोप के लोग यूरोप को छोड़कर अमेरिका में जाकर रहने लग गए तो ये यूरोप के उत्प्रवासी कहलाए। अब यूरोप को छोड़कर क्यों गए? देखो, सबसे पहले कौन सा महाद्वीप विकसित हुआ? यूरोप महाद्वीप ही विकसित हुआ था। संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे। धीरे धीरे यूरोप की जनसंख्या बढ़ने लग गई तो वहां पर धीरे धीरे जीवन स्तर में गिरावट आने लग गई। इस जीवन स्तर में जो गिरावट आने लग गई तो जो यूरोप के संपन्न परिवार के व्यक्ति थे उन्होंने यूरोप को छोड़ना ही बेहतर समझा और नए जगहों की खोज की कि कोई ऐसी जगह खोजी जाए जहां पर जीवन स्तर अच्छा हो। व्यापारी थे, धन की कोई कमी नहीं थी और अमेरिका में बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या निवास करती थी, तो ये जाकर अमेरिका में स्थायी रूप से बस गए। तो उत्प्रवासी वो होते हैं जो अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। उसके बाद है अप्रवास। इसमें क्या होता है? उत्प्रवास में अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। जबकि अप्रवास में क्या होता है? बाहर से व्यक्ति आता है और यहां पर स्थायी रूप से बस जाता है। यहां पर तो छोड़ के जाता है और वहां पर छोड़कर आता है, तो यह है अप्रवास। अप्रवास क्या होता है? बाहर से आने वाले व्यक्ति या समुदाय वह व्यक्ति या समुदाय जो बाहर से अंदर आता है। जैसे
जो अमेरिका के अप्रवासी हैं, जो अमेरिका में अप्रवासी है वो कहाँ के हैं? यूरोप के। तो कहाँ के प्रवासी हैं? ये अमेरिका के अप्रवासी हैं। उत्प्रवासी कहाँ के हैं? यूरोप के। यहां से निकल के गए, यूरोप से निकल के गए अमेरिका में, तो क्या कहलाए? उत्प्रवासी। और अमेरिका में आकर बस गए तो अमेरिका के क्या कहलाए? अप्रवासी। ये प्रवास के दो भेद हैं। प्रवास के दो भेद हैं, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास में क्या होता है? अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बसा जाता है। जबकि अप्रवास में क्या होता है? बाहर से आने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ पर स्थायी रूप से बस जाता है। तो ये प्रवास के दो भेद हैं। प्रवास क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर जाता है तो दूसरे स्थान पर बस जाता है, तो वो प्रवास कहलाता है। प्रवास के दो भेद बताए, एक उत्प्रवास और दूसरा अप्रवास। उत्प्रवास में क्या होता है? अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर व्यक्ति जाता है। जबकि अप्रवास में क्या होता है? बाहर से व्यक्ति अंदर को आता है। एक उत्प्रवास में छोड़ के जाता है और अप्रवास में बाहर से आता है। अब जो ये प्रवास है इसके बहुत से पक्ष हैं, उसका अध्ययन करेंगे। प्रवास के पक्ष। प्रवास के पक्ष में देखो हम इसका अध्ययन देश, काल, देश, काल, कारण, देश, काल, कारण, संख्या, संख्या और स्थिरता, स्थिरता के आधार पर करेंगे। प्रवास के जो 5 पक्ष हैं, देश पक्ष है, काल पक्ष है, कारण पक्ष है, संख्या पक्ष है और स्थिरता पक्ष है, इनमें प्रवास का अध्ययन करते हैं। देश पक्ष में जैसे कोई भी प्रवास है, जैसे वह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, या अंतर महाद्वीपीय है, अंतर महाद्वीपीय, या अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय प्रवास है। इसमें देश पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्महाद्वीपीय और अंतर्राज्यीय प्रवास का अध्ययन करते हैं। देखो उनमें क्या फर्क है? कोई भी प्रवास, जैसे एक देश को छोड़कर हम दूसरे देश में जाते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। किसी भी एक देश को छोड़कर हम अगर दूसरे देश में जाते हैं तो वह कौन सा प्रवास कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जबकि अगर ये प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तो ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो हम भारत में रहते हैं और हमने भारत को छोड़कर नेपाल में अपना स्थायी ठिकाना बना लिया या चीन में बना लिया, तो ये सभी देश क्या है? एशिया में है। तो एशिया एक महाद्वीप है, तो ये तो एक ही महाद्वीप के हो गए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। लेकिन अंतर महाद्वीपीय प्रवास, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास, जैसे एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं, और अगर हम महाद्वीप ही बदल दें, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में रहते हैं और एशिया महाद्वीप को छोड़कर हम अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवास करने लग जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? अंतर महाद्वीपीय प्रवास।
तीसरा है अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास में एक ही देश के अंदर, अंतर्राज्यीय प्रवास में एक ही देश के अंदर जो जनपद हैं या राज्य हैं उनमें प्रवास करना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। प्रवास का जो पहला पक्ष है देश पक्ष, इसमें पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में एक देश को छोड़कर दूसरे देश में प्रवास करना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास में एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में, जैसे 7 महाद्वीप हैं तो जैसे एशिया महाद्वीप को छोड़ दिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रहने लगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में रहने लगे, अफ्रीका महाद्वीप में रहने लगे, तो यह है क्या है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है, एक ही देश के एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में रहने लग जाना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। जैसे हम राजस्थान के निवासी हैं, अगर हम राजस्थान को छोड़कर दिल्ली में रहने लग जाएं, महाराष्ट्र में रहने लग जाएं, तो वह अंतर्राज्यीय प्रवास के अंतर्गत आता है। अगर हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने लग जाएं, तो वह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में आएगा। अगर हम अपने महाद्वीप एशिया महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप हो, चाहे यूरोप महाद्वीप हो, चाहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, चाहे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, अगर एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में रहने लग जाएंगे, स्थायी रूप से बस जाएंगे, तो वह अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा। दूसरा है काल पक्ष। काल का अर्थ होता है समय, इसकी गणना हम समय से करेंगे। काल पक्ष का मतलब होता है समय। तो समय के अंदर अगर कोई प्रवास है, जैसे दीर्घकालीन प्रवास, दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक प्रवास, दैनिक प्रवास, जो प्रवास के पक्ष हैं उसमें जो दूसरा पॉइंट है काल पक्ष या समय। प्रवास का जो दूसरा पक्ष है समय के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करते हैं कि जो प्रवास हो रहा है, स्थायी रूप से जो रहना हो रहा है, बसना हो रहा है, वह दीर्घकालीन है, लंबे समय तक वहीं रहता है, सामयिक है, किसी विशेष मौसम में जाकर वह स्थायी रूप से वहां रहता है, या दैनिक प्रवास है। दैनिक का मतलब होता है रोजाना आवागमन, सुबह जाना, रात को वापस लौट आना। दीर्घकालीन प्रवास का अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत, जैसे 10 साल तक वहीं रहता है, 20 साल तक वहीं रहता है, तो वह किस में आता है, दीर्घकालीन प्रवास में आएगा। अगर कोई व्यक्ति चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्महाद्वीपीय हो, चाहे अंतर्राज्यीय हो, तीनों में से कोई सा भी हो, उसमें अगर बहुत ज्यादा समय तक, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल तक वहीं रहता है, तो वह दीर्घकालीन प्रवास में आएगा। सामयिक का अर्थ होता है एक विशेष मौसम में, एक विशेष समय में, मतलब जैसे सर्दियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में या बरसात के ही मौसम में वह उस जगह जाकर रहता है, तो यह सामयिक प्रवास के अंतर्गत आएगा। दैनिक प्रवास में ऐसा है कि गांव से बहुत से व्यक्ति शहरों की तरफ दैनिक प्रवास करते हैं, दिन में प्रवास करते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वापस अपने घर लौट आते हैं, तो ये दैनिक प्रवास में आएगा। दीर्घकालीन प्रवास बहुत ज़्यादा समय तक या ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर प्रवास करना, रहना, दीर्घकालीन प्रवास में आता है। सामयिक प्रवास में आता है एक विशेष ऋतु में ही
वहां पर जाकर रहना सामयिक प्रवास में आता है। और तीसरा है दैनिक प्रवास, रोजाना आवागमन, ये दैनिक प्रवास में आता है। इसके बाद है कारण पक्ष। प्रवास का तीसरा है कारण पक्ष। देखो, प्रवास अगर हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाते हैं, अपना मूल स्थान छोड़ देते हैं, तो उसके कई कारण होते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण होता है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कारण पक्ष में एक व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाकर स्थायी रूप से बस जाता है, तो उसके कई कारण होते हैं। आर्थिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, राजनीतिक कारण होता है और धार्मिक कारण होता है। देखो कारण क्या है ये? सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है आर्थिक कारण। जैसे हम यहां पर गांव में रहते हैं और गांव में आय के स्रोत बिल्कुल न के बराबर हैं, तो हम इस आर्थिक कारण के कारण, पैसे की कमी के कारण शहरों में जाकर बस जाते हैं, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, तो वह आर्थिक कारण में आता है। सामाजिक कारण, हम जिस जगह पर रहते हैं वहां पर सामाजिक ढांचा बहुत ही विकृत है, कमजोर है, उसमें सुधार की बहुत जरूरत है, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे रहने के लायक नहीं है। तो जहां पर समाज का ढांचा सही होता है वहां पर हम अपना स्थायी निवास बना लेते हैं, इसलिए भी प्रवसन होता है, इस स्थान को हम छोड़ देते हैं। और जहां पर समाज की अच्छी व्यवस्था है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो वहां पर हम ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो प्रवास के पक्ष में आर्थिक कारण में सामाजिक कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में देखो, हम जिस देश में रहते हैं वहां की अगर राजनीतिक स्थिति सही नहीं है, जो वहां का प्रशासक है वह सही नहीं है, अस्थिरता हमेशा बनी रहती है, अराजकता हमेशा बनी रहती है, तो उस जगह को छोड़ने में महत्वपूर्ण कारक राजनीतिक कारक भी है। धार्मिक कारण, प्रवास का जो पक्ष है उसमें अपने मूल स्थान को छोड़कर जाना या दूसरे स्थान को छोड़कर यहां पर आना, उसमें महत्वपूर्ण कारण धार्मिक कारण है। देखो, धर्म के कारण बहुत ज्यादा दंगे फसाद होते हैं। अगर जिस देश में हम रहते हैं अगर वहाँ पर धार्मिक स्थिति सही नहीं है, शांति वहाँ पर नहीं है, तो हम उस स्थान को छोड़ देते हैं। तो ये होता है प्रवास के पक्ष में, कारण पक्ष में। तीसरा पक्ष है कारण पक्ष। आर्थिक में अगर पैसे की दिक्कत है तो उस स्थान को छोड़ देते हैं, और जहाँ पर हमें रोजगार अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सके उस जगह पर हम जाकर रहना पसंद करते हैं। सामाजिक कारण में अगर समाज का स्ट्रक्चर सही नहीं है तो उस स्थान को हम छोड़ देते हैं। राजनीतिक कारण में अगर जिस देश में हम रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, अगर वहाँ पर राजनीति सही नहीं है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, नेता सही नहीं है, प्रशासक सही नहीं है, तो उस जगह को हम छोड़ देते हैं। धार्मिक में अगर हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर धार्मिक कट्टरता है, लोगों के साथ भेदभाव होता है, तो उस जगह को हम छोड़ देते हैं। कारण पक्ष में ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। जो हम प्रवास के जो पक्ष पढ़ रहे हैं इसमें देश, काल, कारण, ये तीन हमने पढ़ लिया है। तीसरा है कारण पक्ष, संख्या पक्ष। देखो, संख्या पक्ष में हम ये देखते हैं कि
जो प्रवास हो रहा है, यहाँ से जो उत्प्रवासी बाहर जा रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, या अप्रवासी बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसमें गणना की जाती है कि आने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं या छोड़ने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं। अपने स्थान को आने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं या अपने स्थान को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं। इसमें इस संख्या पक्ष में इस कारण का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष में देखो हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे यूरोप के प्रवासी थे, यूरोप के जो लोग थे वे स्थायी रूप से जाकर अफ्रीका में, जैसे दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, इनमें जाकर स्थिर रूप से बस गए। स्थिर रूप से बसना या स्थायी रूप से बसना, स्थायी रूप से बसना। स्थिरता पक्ष का मतलब होता है कि इस प्रवास के इस पक्ष में व्यक्ति स्थायी रूप से उस जगह पर हमेशा के लिए बस जाता है। तो प्रवास के 5 पक्ष हमने बताए। देश पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्महाद्वीपीय प्रवास, एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में रहना अंतर्महाद्वीपीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास, एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में रहना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। समय के अंदर हम देखेंगे दीर्घकालीन प्रवास, बहुत लंबे समय तक किसी स्थान पर रहना दीर्घकालीन प्रवास कहलाता है। सामयिक प्रवास में किसी विशेष मौसम या ऋतु में ही अगर हम उस जगह पर जाकर रहते हैं तो वह सामयिक प्रवास होता है। दैनिक प्रवास में अगर हम रोजाना आवागमन करते हैं तो वह दैनिक प्रवास में आता है। कारण पक्ष में देखो, अगर हम किसी जगह को छोड़कर जाते हैं तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण। संख्या पक्ष में हम ये अध्ययन करते हैं कि जो उत्प्रवासी हैं वो ज्यादा है या अप्रवासी है वो ज्यादा है। स्थिरता पक्ष में उसे विशेष जगह पर स्थायी रूप से बस जाना ही स्थिरता पक्ष में इसका अध्ययन किया जाता है। अब है स्थानांतरण के प्रकार। प्रवास भी कह सकते हैं और स्थानांतरण भी कहते हैं। स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहना चाहे प्रवास कह सकते हैं या स्थानांतरण भी कह सकते हैं। इसके 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं स्थानांतरण के। पहला है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, दूसरा है अंतर्देशीय स्थानांतरण। पहला है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, दूसरा है अंतरराज्यीय स्थानांतरण। अंतरराज्यीय स्थानांतरण स्थानांतरण के प्रकार में हम 2 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, दूसरा है अंतरराज्यीय स्थानांतरण। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण या अंतरराष्ट्रीय प्रवास
इसमें क्या होता है, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में रहना या एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में रहना, यह होता है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। जबकि अंतरराज्यीय स्थानांतरण एक ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों में निवास करना अंतरराज्यीय स्थानांतरण कहलाता है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण का जो पहला पक्ष है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, इसमें हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला है यूरोपीय प्रवास। यूरोपीय प्रवास अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण में सबसे पहला है यूरोप के लोगों का स्थानांतरण या इनका प्रवास। सबसे पहले जो महाद्वीप विकसित हुआ, समृद्ध हुआ, वह यूरोप महाद्वीप था। यूरोप महाद्वीप के लोग सबसे पहले विकसित हुए, समृद्ध हुए, तो इन्होंने ही प्रवास को जन्म दिया। इन्होंने ही यूरोप महाद्वीप को छोड़कर दूसरे देशों में या दूसरे महाद्वीप में रहने लग गए, वही यूरोपीय प्रवास कहलाता है। यूरोप के लोगों द्वारा यूरोप को छोड़कर दूसरे देश या दूसरे महाद्वीप में रहना ही यूरोपीय प्रवास है। जो यूरोप महाद्वीप के जो उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, जैसे जर्मनी है, तो ये व्यक्ति क्या थे, नाविक भी थे, नए नए जगहों की खोज करते थे। जैसे ही कोई नई जगह मिली इनको तो वहां पर उन्होंने प्रवास कर लिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, यूरोपीय प्रवास भी दो तरीके से हुआ। पहला है उष्ण कटिबंधीय प्रवास। उष्ण कटिबंधीय प्रवास। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास। यूरोपीय लोग जो इन उष्ण कटिबंधीय भागों में प्रवास कैसे किए, आपको पता है कि यूरोपीय लोग नाविक थे, यात्राओं के माध्यम से नई नई जगहों की खोज करते थे। जो महासागरों के पास के जो इलाके थे, जो उष्ण कटिबंधीय भाग थे, जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता था, वहां पर इन्होंने स्थायी रूप से अपना निवास बना लिया और बहुत सी व्यापारिक फसलों का इन्होंने उत्पादन किया। फसलें उगाई, जैसे कपास हो गया, केला हो गए, मसाले हो गए, चावल हो गए, तो इन फसलों का इन्होंने वहां पर उत्पादन किया। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास। यूरोप की जलवायु शीतोष्ण है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास में इनको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास में इन्होंने प्रवास किया, इन जगहों पर ये जाकर रहने लगे, तो इनको अनुकूलन करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या पहले से निवास करती थी। जैसे अगर हम देशों की बात करें, जैसे उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो बहुत ही कम मात्रा में थे। जैसे कनाडा है, जैसे उसके बाद बात करें दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी बहुत ही कम मात्रा में थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तो पूरे यूरोप से प्रवास किए हुए व्यक्ति हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पर क्या जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु थी और यहाँ पर यूरोप के लोगों को प्रवास करने में, स्थायी रूप से जाकर बसने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। यूरोपीय लोगों ने उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में जाकर प्रवास किया।
उसका कारण था क्योंकि यूरोप के लोगों के पास शुरू से ही बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा अमीर थे, व्यापारी थे, व्यापार ही उनका मुख्य पेशा था, तो व्यापार की नई नई संभावनाएं तलाशते थे। यूरोप में जो जीवन स्तर था तो वो धीरे धीरे गिर रहा था, वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज भी बाधा बनते जा रहे थे। इसलिए जो यूरोप के जो उच्च व्यापारी थे, जो धनवान व्यापारी थे, उन्होंने धीरे धीरे यूरोप को छोड़ दिया और नई जगहों की तलाश की। नई जगहों में एक तरफ वो उष्णकटिबंधीय भागों में जाकर रहने लगे, जो समुद्र तट के पास थे, जहाँ पर आने जाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, वहाँ पर उन्होंने स्थायी रूप से बसना अच्छा समझा। दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास, जो शीत कटिबंध वाले इलाके थे, यूरोप की स्वयं की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो यहाँ पर अनुकूलन में इनको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके साथ साथ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में थी, तो इनको अनुकूलन करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। यूरोपीय प्रवास हो गया, इसमें हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय प्रवास। दूसरा है एशियाई प्रवास, एशियाई प्रवास। जैसे यूरोप के लोगों ने प्रवास किया, वैसे एशिया महाद्वीप के लोगों ने भी एक देश को छोड़कर दूसरे देशों की ओर प्रवास किया। जैसे भारत में जो धर्म प्रचारक थे वो एशिया के विभिन्न देशों में गए और वहीं पर अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। भारत से जो प्रवासी गए वो विशेष तौर से धर्म प्रचारक थे, विभिन्न देशों में धर्म प्रचार के लिए गए और वहीं पर अपना स्थायी निवास बना लिया। उसके बाद चीन से भी व्यक्तियों ने म्यांमार हो गया, कोरिया हो गई, जापान हो गई, बहुत से जगहों पर प्रवास किया। वैसे जापान एक छोटा सा देश है, वैसे ही तो यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण जापान के लोगों ने भी प्रवास किया। तो यह है एशियाई प्रवास। एशिया के देशों से एक दूसरे देशों में प्रवास करना एशियाई प्रवास कहलाता है। उसके बाद है, पहला हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, दूसरा है अंतर्राज्यीय स्थानांतरण। पहला है अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय स्थानांतरण। अंतर्राज्यीय स्थानांतरण, इसके नाम से स्पष्ट होता है अंतर्राज्यीय स्थानांतरण। एक ही देश के व्यक्तियों द्वारा एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में रहना अंतर्राज्यीय स्थानांतरण कहलाता है। जैसे भारत की बात करें तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान से अगर कोई व्यक्ति दिल्ली चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, कोई भी बड़े शहर में चला जाता है एक राज्य को छोड़ के, तो वह अंतर्राज्यीय स्थानांतरण कहलाता है। ऐसी बात अगर हम अमेरिका की बात करें तो शुरू में अमेरिका में जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र वाले राज्य हैं, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती थी, लेकिन धीरे धीरे जो पश्चिमी राज्य हैं उनमें विकास हुआ तो जनसंख्या का स्थानांतरण पश्चिमी राज्यों की तरफ ज़्यादा होने लग गया। उसी तरह रूस में जो क्रांति हुई उससे पहले व्यक्ति मुख्य शहरों में रहते थे, लेकिन जैसे ही कृषि की सुविधाएं उपलब्ध हुई, व्यक्ति साइबेरिया में स्थायी रूप से निवास करने लग गए, जो बहुत ही ठंडा प्रदेश है।
तो अंतर्राज्यीय प्रवास में स्थानांतरण का मुख्य कारण जो विकास की सुविधाएं हैं, वहां पर कितने संसाधन है, व्यक्ति का कितना विकास हो सकता है, उसमें अंतर्राज्यीय स्थानांतरण में बहुत से कारक प्रभावी होते हैं। इसके बाद है स्थानीय प्रवास। उसके बाद है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास, इसमें देखो एक राज्य में ही होने वाला, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर किया जाने वाला प्रवास होता है। जैसे स्थानीय प्रवास में देखें, जैसे गांवों से नगरों की तरफ, गांव से नगरों की तरफ, नगरों से नगरों की तरफ, नगर से गांव की तरफ, और गांव से गांव की तरफ प्रवास होता है। स्थानीय प्रवास के 4 प्रकार हैं। स्थानीय प्रवास, एक ही राज्य के अंदर जो प्रवास होता है वह स्थानीय प्रवास के अंतर्गत आता है। जैसे रोजगार के लिए जो प्रवास होता है वह गांवों से नगरों की तरफ होता है। कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर अगर पास के नगर में जाकर बसता है तो उसमें कई कारण होते हैं, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। रोजगार की दृष्टि से सबसे प्रमुख होता है रोजगार। रोजगार ले लें, रोजगार या आर्थिक कारक, रोजगार या आर्थिक कारक, आर्थिक कारक। गांवों से नगरों की ओर जो प्रवास होता है वह मुख्य रूप से रोजगार या आर्थिक कारक के कारण होता है। नगरों से नगरों की तरफ एक शहर से दूसरे शहर में जाकर स्थायी रूप से बसना नगर से नगर प्रवसन कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तीसरा है नगर से गांव की तरफ। देखो ये एक उल्टी धारा बहती है। जब नगर बहुत ही ज्यादा विकसित हो जाता है तो वहां पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो व्यक्ति का क्या होता है, वहां से मन उठ जाता है और वह शहर को छोड़कर वापस गांव की तरफ लौट आता है। तो नगर से गांव की तरफ प्रवास होता है, जो शहर है उसके प्रति अरुचि। एक होता है गांव से गांव की तरफ। गांव से गांव की तरफ जो प्रवास होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रवास महिलाओं का होता है। सबसे ज्यादा प्रवास किसका होता है, महिलाओं का होता है। क्योंकि महिलाओं की जब लड़कियों की शादी होती है तो उसको अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तो गांव से गांव की तरफ जो प्रवास होता है उसमें सर्वाधिक प्रवास महिलाओं का होता है। ये तो थे स्थानांतरण के प्रकार। अब देखो प्रवास के परिणाम क्या है। प्रवास के परिणाम, प्रवास करने के क्या क्या परिणाम होते हैं। पहला देखो प्रवास के परिणामों में देखो, जिस जगह को हम छोड़कर जाते हैं, अगर हम यहां रहते हैं और इस जगह को छोड़कर हम दूसरी जगह जाएंगे तो यहां पर जो संसाधन है उन पर दबाव कम होगा।
लेकिन जहां हम दूसरी जगह जाकर बसेंगे वहां पर संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां पर संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, बहुत सी समस्याएं वहां पर उत्पन्न होती है। दूसरा है प्रवास के कारण व्यक्ति अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना रहन सहन अपने साथ ले जाता है और उसी तरह से वह वहाँ पर जीता है। जैसे जैसे वह रहता है वैसे वैसे ही उसकी संस्कृति का वहाँ पर प्रसार होता है, जैसा कि अंग्रेजों ने किया। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने वो अपने साथ अपनी संस्कृति लाए और धीरे धीरे सभी भारतीयों को अपनी संस्कृति में शामिल कर लिया, अपनी संस्कृति का यहाँ पर उन्होंने प्रसार किया। तो ये भी प्रवास का एक कारण है। प्रवास के कारण क्या होता है, जिस जगह को हम छोड़कर जाते हैं उस जगह तो क्या हो जाता है, थोड़ा सुधार हो जाता है, लेकिन जिस जगह हम जाकर रहते हैं वहां पर संसाधनों पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण वहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, संसाधनों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कई प्रकार की समस्याएं वहां पर उत्पन्न हो जाती है। अब प्रवास होता है, प्रवास के दो कारक हैं, प्रवास के कारक। एक होता है प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक, एक होता है अपकर्ष कारक। ये दो कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। या तो व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर जाता है या बाहर से दूसरे स्थान पर आकर रहने लगता है। प्रतिकर्ष का अर्थ होता है कि ऐसी दशाएं जो व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करती है, जैसे बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर की दशाएं, संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव, सामाजिक स्थिति खराब होना, धार्मिक स्थिति का सही नहीं होना, अस्थिर राजनीतिक कारक, ये क्या है, प्रतिकर्ष कारक है, व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करती हैं। ये व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। प्रतिकर्ष कारक के कारण व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, जबकि अपकर्ष कारक व्यक्ति को क्या करता है, आकर्षित करता है। यह व्यक्ति क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। अपकर्ष कारक व्यक्ति को आकर्षित करता है, जबकि प्रतिकर्ष कारक व्यक्ति को वह स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है। अपकर्ष कारक में जैसे रहने की अच्छी सुविधाएं हो, अच्छा राजनीतिक तंत्र हो, सामाजिक ढांचा सही हो, धर्म संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, जातिगत भेदभाव नहीं हो, रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, उसके साथ साथ व्यक्ति की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन सभी का होना, ये कारक उनकी पूर्ति करता है और यही प्रवास को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक प्रवास अपने स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है, जबकि ये उसको आकर्षित करता है। उसके बाद है मानव विकास। प्रवास हमने पढ़ लिया, अब है मानव विकास। मानव विकास, मानव विकास क्या होता है, देखो 1990 में UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP ने एक
मानव विकास की संकल्पना दी, जिसमें व्यक्ति की सुविधाओं, व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, ये 3 पैमाने निर्धारित किए। मानव विकास की संकल्पना दी यूएनडीपी ने 1990 में। ये देने वाले व्यक्ति थे, एक था पाकिस्तानी थे महबूब उल हक, और एक भारतीय थे अमर्त्य सेन। मानव विकास जो रिपोर्ट दी उसके निर्माता थे महबूब उल हक और उसके सहयोगी थे अमर्त्य सेन। इन्होंने एक मानव विकास की रिपोर्ट दी 1990 में। उसका पैमाना था कि व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति है मानव विकास के लिए उसको कितनी मात्रा में शिक्षा मिल रही है, उसके स्वास्थ्य का स्तर कितना है और उसकी संसाधनों तक पहुंच कितनी है। ये 3 पैमाने निर्धारित किए। मानव विकास के 3 पैमाने निर्धारित किए। शिक्षा, लोगों में शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, संसाधनों तक पहुंच, लोगों की जो महत्वपूर्ण संसाधन है वहां तक कितनी पहुंच है। इसको देने वाले थे महबूब उल हक जो पाकिस्तानी थे और अमर्त्य सेन जो एक भारतीय थे। 1990 में मानव विकास रिपोर्ट दी गई यूएनडीपी द्वारा। ये मानव विकास रिपोर्ट क्या है, देखो इसमें 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच अंक दिए जाते हैं। 0 से स्टार्ट होता है और अधिकतम 1 अंक हो सकते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। उच्च मानव विकास वाले देश जो 0.71 से अधिक अंक वाले होते हैं। उच्च मानव विकास वाले देश जो 0.71 से अधिक अंक वाले देश इसमें आते हैं। दूसरा है मध्यम मानव विकास वाले देश, इसमें 0.5 से 0.7 तक जो अंक प्राप्त करते हैं वो देश आते हैं। तीसरा है निम्न मानव विकास वाले देश, इसमें 0.5 से कम अंक वाले देश इसमें शामिल होते हैं। उच्च मानव विकास वाले देश, देखो जो देश जनसंख्या के आकार में कम है, जैसे जिस देश में जनसंख्या कम मात्रा में पाई जाती है तो वहां पर व्यक्तियों को देखो शिक्षा भी प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, सरकार द्वारा उनका स्वास्थ्य भी बराबर ध्यान रखा जाता है और हर व्यक्ति को संसाधन भी अच्छी मात्रा में अच्छी तरह से उनको पहुंच जाता है। उच्च मानव विकास वाले वे देश हैं जिनकी जनसंख्या कम है, मतलब कम जनसंख्या वाले देश क्या है, उच्च मानव विकास वाले देश हैं। देखो उच्च मानव वाले विकास वाले देश कौन कौन से हैं,
जैसे नॉर्वे हो गया, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, ब्रिटेन हो गया। जो देश कम जनसंख्या वाले हैं वे उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा भी प्रचुर मात्रा मिल जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उनको कम जनसंख्या होने के कारण पर्याप्त मात्रा मिल जाती है, और हर व्यक्ति के पहुंच तक हर संसाधन होता है। उसके बाद है मध्यम मानव विकास वाले देश। मध्यम मानव विकास वाले देश। देखो हमारा भारत और चीन दोनों मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये दो देश दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ना तो सभी तक शिक्षा पहुंच पाती है, ना स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सब तक पहुंच पाती है, और सभी व्यक्तियों पर संसाधनों तक पहुंच भी नहीं है, संसाधनों तक पहुंच भी सभी व्यक्तियों की नहीं है। इसी कारण से बहुत ज़्यादा विकासशील देश हैं, सारा स्ट्रक्चर सही है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण सभी तक शिक्षा का प्रभाव नहीं है, शिक्षा भी सभी तक नहीं पहुंच पाती, सभी का स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती, और सभी व्यक्तियों तक संसाधनों की पहुंच भी नहीं होती है। इसलिए भारत, चीन ये मध्यम मानव विकास वाले देशों में आते हैं, जो 0.5 से 0.7 तक अंक प्राप्त करते हैं। तीसरा है निम्न मानव विकास वाले देश। निम्न मानव विकास वाले देश वे हैं जहां पर ना शिक्षा का स्तर सही है, ना स्वास्थ्य का स्तर सही है, और ना ही संसाधनों की पहुंच हर व्यक्ति तक है। जैसे कांगो है, चाड है, नाइजर है। अधिकतर जो अफ्रीका के देश हैं, निम्न मानव विकास में अधिकतर वे देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश, जैसे चाड, नाइजर, कांगो, ये देश हैं जो निम्न मानव विकास वाले देश हैं। अब बात करते हैं, ये जो मानव विकास है, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास जारी किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा 2013 में जो नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट जारी की है, उसमें भारत को 138वां स्थान मिला है। भारत का स्थान है 138वां, कितने देशों में? 186 देशों में।
जो 186 देश हैं उसमें से भारत को मानव विकास रिपोर्ट में 138वां स्थान मिला है। मतलब भारत की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा खराब है। खराब इसलिए क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ना शिक्षा सभी तक पहुंच पाती है, ना स्वास्थ्य का लाभ सभी तक पहुंच पाता है, और ना सब व्यक्तियों की संसाधनों तक पहुंच होती है। इसलिए यहाँ पर 2013 में भारत को 138वां स्थान दिया गया है। उसके बाद है भारत में मानव विकास सूचकांक। भारत में भी मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। भारत में मानव विकास सूचकांक। भारत में मानव विकास सूचकांक, भारत भी अपने राज्यों का मानव विकास सूचकांक जारी करती है। सर्वोच्च स्थान पर है, पहले नंबर पर है केरल, पहले स्थान पर है केरल। भारत में सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक पर केरल राज्य का स्थान आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है। तो क्या हो गया? पहला शिक्षा, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है? केरल में। तो 3 पैमाने हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच। तो शिक्षा प्रचुर मात्रा में है। दूसरा है स्वास्थ्य प्रचुर मात्रा में है। और तीसरा है आम आदमी तक संसाधनों तक पहुंच। तो इसलिए केरल पहले स्थान पर है क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक हर व्यक्ति की पहुंच है। जबकि जैसे बिहार है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये क्या निम्न स्थान पर है, सबसे नीचे पायदान पर मानव विकास सूचकांक में इन्हीं राज्यों का स्थान आता है। तो मानव विकास के बारे में पढ़ा। मानव विकास 1990 में यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक महबूब उलक और अमर्त्य सेन ने बनाया। इसमें पैमाना था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक आम आदमी की पहुंच होनी चाहिए। जो अंक दिए गए वो 0 से लेकर 1 के बीच, न्यूनतम 0 से स्टार्ट हो सकता है और अधिकतम 1 तक, ये मानव विकास सूचकांक है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक आम आदमी की पहुंच का पैमाना देखा जाता है कि उस जगह पर शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है और एक व्यक्ति की पहुंच कितने संसाधनों तक है। इन पैमानों को आधार मानकर ही मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। धन्यवाद।